हेलो बच्चों, यह आपकी ब्लूप्रिंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोगों ने जो आपके 4 चैप्टर हैं जिसमें से बताया गया है कि शॉर्ट आंसर्स आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये आपकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट आंसर देखे, सेकंड वीडियो में ये देख रहे हैं, थर्ड फोर्थ में आगे बता चुका हूँ क्या देखेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली केबीएस बच्चों के लिए, वो भी आगरा रीजन वालों के लिए। ओके, उनका जो ब्लूप्रिंट आया है सोशल साइंस का, उसी हिसाब से पूरी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि वाटर चैप्टर से लिया गया है। हाउ आर स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स फॉर्म। देखिए, आप लोगों को मैंने टाइड्स पढ़ाई थी। टाइड्स टू टाइप की होती है, एक तो हाई टाइड्स, एक लो टाइड्स। टाइड्स कैसे बनती हैं, तो आप सबको पता है कि जो अर्थ है उसके, देखो लैंड पार्ट को तो कोई खींच नहीं सकता। एक्चुअली क्या होता है, जो सन है और जो मून है, वो आपके अर्थ जो है, अर्थ पे क्या करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, मतलब खींचता है इसको। ठीक है, मून भी और सन भी। अब ये एक ही डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में है तो इसको ये ज्यादा खींच पाएंगे। अब जो अर्थ का जो लैंड वाला पार्ट है उसको खींच पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड मास नहीं खींचता। तो खींचेगा कौन, किसको ये पुल आउट करेंगे, तो वाटर को। तो एक टाइम होगा जब वो ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे हाई पर होगा, और जो नॉर्मल मान लो इस लेवल पे पानी रहता है तो वो खिंचकर इस लेवल पे आ जाएगा। तो ये होगी हाई टाइड्स, और हाई टाइड्स को ही आप स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, और एक आता है जब मून यहाँ पे हो तो लो टाइड्स बनती है, अपोजिट में लो टाइड्स बनती है। एक यहाँ खींचता है, एक यहाँ खींचता है, तो अपने लो पे होता है, तो वहाँ पे लो टाइड्स बनती है। तो उसको बोलते हैं नीप टाइड्स। इसी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने बता दिया है, ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर सकते हम लोग। तो ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज। ठीक है, एक फुल मून होता है जब पूरा चांद आप लोगों को दिखता है, वो फुल मून डे होता है अमावस्या वाले दिन। और न्यू मून डे होता है अमावस्या के बाद, जो आपका लगता है फिर छोटे से चालू होता है। द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, जैसा भी मैंने ड्रॉ करके बताया था। द टाइड्स आर हाईएस्ट, जब सेम लाइन में है तो टाइड क्या होगी, हाईएस्ट होगी, हाई पे होगी। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और हाई टाइड्स ही क्या कहला रही हैं, तो स्प्रिंग टाइड्स कहला रही हैं। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होगा, तो द ओशियन वाटर्स गेट ड्रॉ इन द डायगोनल अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड अर्थ, रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। तो तब वो क्या बनाएगा, लो टाइड्स बनाएगा, और लो टाइड्स को ही हम नीप टाइड्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर द हाई टाइड्स इंपॉर्टेंट। जो हाई टाइड्स हैं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके कुछ पॉइंट समझ लिए। दे हेल्प इन नेविगेटेशन, इसमें ये हमें हेल्प करती हैं। दे राइज दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली। है ना, ये बताया जा रहा है कि जो शिप को बंदरगाह पोर्ट तक लाने में इजली होती है। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। ठीक है, ये हाई टाइड्स फिशिंग में भी हमें मदद करती है। मच मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर, क्योंकि जब हाई टाइड्स आती हैं तो किनारे जो तट होते हैं ना, उस पर अधिकतर मछलियाँ आ जाती हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू टाइड्स इट बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस, और कुछ प्लेस पे ये हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ सुनामी। सुनामी के बारे में ये क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है कि सुना व्हाट आर सुनामी, व्हाट डू यू नो अबाउट सुनामी, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो सुनामी के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेस, ये मैंने अभी आपको शॉर्ट आंसर में भी कराया था। एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज अ सुनामी, एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनो इरप्शन, अंडर वाटर लैंडस्लाइड। ये कुछ रीजन्स हैं, या तो अर्थक्वेक आ जाए किसी ओशियंस में, या वोल्केनो इरप्शन हो जाए, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, तो उस वजह से क्या होता है, सुनामी आ जाती है। कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, जब मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ पे कहीं आ जाता है क्या, वॉल्केनोरस, या मान ली अर्थ लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ पे जमीन ऐसी चली गई, तो यहाँ का पानी डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा, है ना, इस जगह को कवर करने के लिए। लेकिन पूरे पानी इकट्ठा ऐसा आएगा, इकट्ठा जो पानी है वो ऐसे आएगा, पर यहाँ पे जब पानी भर जाएगा तो बचा पानी उतनी ही स्पीड से वापस लौट जाएगा, जो बचा पानी होगा। तो ये क्या, सुनामी का रूप ले लेती है ऐसे। तो आगे देखिए, as a result, tsunami occurs which may be as high as 15 मीटर, जो इनकी हाइट है वो 15 मीटर हो सकती है। सुनामी ऑफ 2004 इज स्टिल इन अवर माइंड,
आपके में एक केस स्टडी दी गई है 2004 में जो सुनामी आई थी। इट कॉस्ट ह्यूज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। द इंदिरा पॉइंट एंड द अंडमान निकोबार आइसलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द टी सुनामी। जो हमारा सबसे सदर्न पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, ये डूब चुका है। और जो अंडमान और निकोबार ये अलग अलग आइसलैंड थे। अब आइसलैंड क्या होता है, तो जो चारों तरफ पानी से घिरे हो वो आइसलैंड कहलाते हैं। तो आइसलैंड ये दोनों जब सुनामी आई ना, तो ये दोनों ऐसे खिसक गए आपस में और अब एक हो गए हैं ऐसे खिसक के। ठीक है, तो ये सुनामी के बारे में कुछ था, पूछा जा सकता है क्या, तो जापानीज वर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ ओशियन करंट। ये आपसे पूछा जा सकता है ओशियन करंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली ऑन द ओशियन सरफेस इन डिफाइंड डायरेक्शन। तो ओशियन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ठीक है, एक क्या है, एक टाइप से वेव्स है, स्ट्रीम है वाटर की जो फ्लो करती है एक निश्चित, या फिर आप समझ सकते हैं कॉन्स्टेंटली एक ही फ्लो में फ्लो करती जाती हैं ऑन द ओशियन सरफेस इन द डिफाइन या फिर डेफिनेट डायरेक्शन में, मतलब फिक्स है इनका डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया था ना, ये अब यहाँ से जा रही है तो ऐसे ऐसे ऐसे, और जब पोल्स के पास होंगी तो कैसी होंगी, यहाँ पे कोल्ड होगा, यहाँ पे जब इक्वेटर के पास आएगा तो आपका क्या होगा, वार्म होगा। क्यों होगा, आपको रीजन पता होगा जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है। देखिए, द ओशियन करंट में बी वार्म और कोल्ड, दोनों हो सकती हैं। द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। द कोल्ड करंट कैरीज वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। ठीक है, ये आप समझ गए जो मैंने समझाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म करंट। ये एक एग्जाम्पल दिया है, आपसे पूछा जाए एक कोल्ड करंट बताइए तो लेब्राडोर ओशियन, एक वार्म करंट बताइए तो गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों दिए गए हैं। What kind of exchange took place between nomadic पेट्रोलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट? ये आपका नोमेड्स, ट्राइब नोमेड्स वाले चैप्टर से अब स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये वाटर वाले चैप्टर खत्म हो गया, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। होपफुली जो मैंने बताया हो सकता है इसी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको बताना है क्या क्या एक्सचेंज करते थे, तो ये मैंने लिखवाया था। देखिए, नोमेडिक जो चीज एक्सचेंज करते थे, वुल का, घी का, ये सब चीजें। इसके अलावा जो खाने पीने की चीजें थी। सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट गिव द नोमेडिक पेस्टोराइज्ड ग्रेन्स, जैसे ग्रेन्स हुए, क्लॉथ हुए, ठीक है, यूटेंसिल्स एंड द अदर प्रोडक्ट जो हमारे डेली यूज के, वो आपस में एक्सचेंज किया करते थे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड? जो अहोम स्टेट था, जो हमारी सेवन सिस्टर है, इसके जो अरुणाचल प्रदेश असम वाला एरिया था, असम में अहोम आए थे। कहाँ से आए थे सब स्टोरी अब आप पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने अपना जो स्टेट है उसको कैसे चलाया है, कैसे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम्स, ये हम लोग अब देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द अहोम्स स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। अब फोर्स्ड लेबर क्या है, तो इनकी एक सेंसस होती थी जिसमें गणना होती थी कि एक विलेज में कितने लोग रह रहे हैं, फिर उसमें से फिक्स कर दिया जाता था। मान लो एक कोई विलेज है, इसमें से 10 लोग हमें चाहिए जो 10 दिन तक हमें क्या दे, लेबर का काम करके दे, ऐसे कुछ करके था जो आपको बताया गया था। द फोर्स वर्कर वॉज कॉल्ड पाइक, और इसको क्या बोलते थे, पाइक बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, A census of the population was taken. Census मतलब जनगणना होती थी। Each village had to send a number of pike by rotation, और rotation वाइज सबको क्या भेजना पड़ती थी, तो हर गांव को, हर विलेज को एक निश्चित संख्या में आपको भेजना पड़ता था लेबर के काम को। पीपल फ्रॉम हैवली पॉपुलेट एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस एरिया। क्या करते थे, ये मान लो एक विलेज है, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं। ठीक है, एक विलेज है यहाँ पे सिर्फ 20 लोग रहते हैं, और एक विलेज है यहाँ पे 50 लोग रहते हैं। अब यहाँ सबसे ज्यादा लोग हैं तो कुछ यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ मान लो 30 लोग यहाँ से शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे 10-20 लोग शिफ्ट कर दिए, ऐसे मतलब बैलेंस बना के ये लोग चलते थे। तो जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां से जहाँ पॉपुलेशन कम है वहां शिफ्ट कर देते थे। थर्ड देखिए, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज। और जो इनका था वो क्या हो गया था, सेंट्रलाइज, मतलब ये है पावर किसके पास आ गई, एक ही सेंटर में, एक ही राजा के पास पूरे एरिया की पावर आ गई, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर द बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? जो बंजारास है ये इंपॉर्टेंट थे इकोनॉमी के लिए, नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो देखिए हाँ, ये इकोनॉमी के लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। कैसे थे, तो देखिए द बंजारास वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। दे वर ट्रेडर्स नोमैड्स एंड कंट्रोल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो थे ट्रेडर्स नोमैड्स थे, ये अपने साथ ग्रेन से ले जाते थे, जहाँ चीपली कॉस्ट में मिल रहा है वहां से ले जाते थे, और जहाँ जरूरत है वहां पे उसको बेच देते थे। तो ये ट्रेडिंग का भी काम करते थे, कॉमर्स के लिए भी हेल्पफुल थे। दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन टू द सिटी मार्केट। ठीक है ना, ये समझ गया जो मैंने भी बोला, ग्रेन्स का ट्रांसपोर्ट करते थे। दे यूजुअली वॉट ग्रेन्स वेयर इट वॉज चीपली अवेलेबल एंड कैरीड इट टू प्लेस वेयर इट वॉज डियरर। मतलब जहाँ ये महंगी है या अचार नहीं मिल रहा है ग्रेन्स, वहां पे पहुंचा देते थे। मान लो कहीं से 10 रुपए किलो में खरीदे, और जहाँ पे मारा मारी है, ग्रेन्स ही नहीं है, तो वहां पहुंचा देते थे। फ्रॉम देयर दे अगेन reloaded their auction with anything that could be profitably sold in the other places। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लें, याद कर लें। आगे चलिए, मेंशन सम स्पेशल फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, अब ट्राइबल सोसाइटी कुछ स्पेशल फीचर्स बताने हैं, तो बताते हैं। दे डिड नॉट फॉलो द सोशल, ये आप मन से भी लिख सकते हो, फिर भी मैंने इसमें पॉइंट दिया है। आपसे पूछा गया कि ट्राइब्स कैसे होते थे, तो देखिए दे डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल विच द ब्राह्मण्स प्रिस्क्राइब्ड। जो ब्राह्मण्स ने रूल बनाए थे उसको ये लोग फॉलो नहीं करते थे। जो हमारी मेन स्ट्रीम थी, 4 वर्णों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको ये फॉलो नहीं करते थे, इनके खुद के रूल्स थे। दे वर नॉट डिवाइडेड दे वर नॉट डिवाइडेड इनटू मैनी अनइक्वल क्लासेस। ऐसा नहीं था ये बहुत सारी, जैसे हमारी सोसाइटी बहुत सारी अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड थी जो मेन स्ट्रीम्स थी, पर ये लोग ऐसे नहीं थे, ये लोग एक परिवार की तरह रहते थे। मेंबर ऑफ द सोसाइटी वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। किनशिप बॉन्ड मतलब एक परिवार की तरह ही रहती थी पूरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द गोंड किंगडम। अभी हमने पढ़ा अहोम्स किंगडम के बारे में, अब थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे कि गोंड किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। गॉन्ड से 99% चांस है कि गॉन्ड से या अहुम्स में से आपसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको एक बार देख के जाए। द गॉन्ड्स किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू ग्रह। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ग्रह में डिवाइडेड थी। ईच ग्रह वाज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड्स क्लेन, और हर एक ग्रह पर कौन कंट्रोल करता था, गॉन्ड क्लेन। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट। अब ये भी डिवाइडेड थी किसमें, तो 84 विलेज में। ठीक है, और 84 विलेज किसमें डिवाइड थी, तो 12 विलेजों में। ठीक है, जैसे हाँ लिखा हुआ है, द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहुस वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच। मतलब ऐसा था, ये 12 विलेज हो गए, ये 12 विलेज हो गए, ऐसे ऐसे करके ये अब 12 कितने हो चुके हैं, 84 हो चुके हैं। ठीक है, ये 84 को हम क्या बोलेंगे, तो 84। इस 84 को क्या बोला, 84। और ऐसे ही 84 करके बहुत सारे बनाए गए थे। पूरे एम्पायर को हमने ग्रह कटंगा बोला था। पूरा एम्पायर है वो ग्रह कटंगा बोला गया था। हु वर द अहुम्स, हाउ डिड दे बिल्ड अ लार्ज स्टेट। अहुम्स कौन है और उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया, तो देखिए द अहुम्स वर द ट्राइबल पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली। जो ब्रह्मपुत्र वैली है उससे माइग्रेट होके ये लोग आए थे, जो प्रेजेंट डे में आप जानते हो म्यांमार वाला पार्ट है। कब आए थे, तो 13th सेंचुरी में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सरप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वुआन्स। इट इज लैंडलॉर्ड्स, जो वहां पे वुआन्स रहते थे लैंडलॉर्ड्स, उनको इन्होंने रिप्लेस किया और अपना किंगडम जमाया। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे अनेक्टेड द किंगडम ऑफ द छुट्टियास इन 1523। उसके बाद जो छुट्टियास वहां की एक लोकल किंगडम था, एम्पायर था, उसको भी इन्होंने वहां से हटा दिया। और कुछ और थी, जैसे कोच हाजो थी, इसको भी 1581 में हटा दिया था। दे आल्सो subjugate many other tribes. In this way, the Ahoms built a large state, and for this they used firearms as early as 1530। है ना, जब इन्होंने युद्ध लड़े तो तोपों का यूज किया था, गोला बारूदों का यूज किया था। आगे देखिए, व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिजर्ट। अभी यहाँ पे चैप्टर चेंज हो गया, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो अहोम्स और ग्रह आपकी गॉन्ड्स थे, उनको पढ़ के जाएंगे। इसमें देखेंगे डिजर्ट के बारे में, तो द क्लाइमेट ऑफ डिजर्ट इज आइदर वेरी हॉट एंड ड्राई और वेरी कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, देखिए डिजर्ट क्या होता है, तो डिजर्ट का मैं आपको सही मीनिंग बताऊं प्रॉपर, तो ये होता है जहां बारिश ही ना हो, या फिर इतनी कम हो कि उसके होना ना होना बराबर हो। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते हैं डिजर्ट का मतलब हॉट डिजर्ट से होता है जहाँ रेत बालू, पर ऐसा नहीं है। हॉट भी होते हैं और
कोल्ड भी होते हैं, ठीक है, हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक लद्दाख है कोल्ड, ठीक है, तो हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। तो इसका ये आंसर हो गया। आगे देखिए, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट के बारे में पूछा गया है आपसे, तो सहारा डिजर्ट को पढ़ के जाएंगे और लद्दाख डिजर्ट दोनों के बारे में थोड़ा सा देख के जाएंगे, या फिर यही क्वेश्चन देख के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, पर याद करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा। द सहारा डिजर्ट एक्सपीरियंस स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई क्लाइमेट। अब आप सब जानते हैं जो सहारा डिजर्ट है कैसा है, हॉट डिजर्ट है। द रेनी सीजन अक्योर फॉर द शॉर्ट टाइम, द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, डेज आर एक्सट्रीमली हॉट, जो वहाँ के दिन है बहुत हॉट होते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में राइज एज हाई एज 15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर दिन में चला जाता है। द नाइट में भी फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री, और रात में यह 0 डिग्री तक चला जाता है। अब सोचिए दिन में 50 डिग्री है और रात में 0 डिग्री है, ऐसा वहाँ पे होता है। और सहारा डिजर्ट के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा ओशियन है, फिर भी यहाँ बारिश नहीं होती, उसके कुछ रीजन है, कभी फ्री टाइम में आपको बताऊंगा पूरा मैं डिस्क्राइब करके। अभी आप इतना ही पढ़िए। डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन द सहारा डिजर्ट। जो सहारा डिजर्ट है वहाँ कैसा फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। फ्लोरा एंड फौना आप जानते हो कलेक्टिवली जो ह्यूमंस होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनको बोला जाता है, और किसको, वनस्पति को, पेड़ पौधों को। तो देखिए फ्लोरा, द सहारा डिजर्ट हैज वेजिटेशन। अब फ्लोरा क्या है, तो फ्लोरा हमेशा किससे आएगा, पेड़ पौधों से रिलेटेड। आप ऐसे याद रख सकते हैं FLO मतलब फ्लावर, फ्लावर से याद रख सकते हैं, पूरे आते हैं इसमें, बड़े से छोटे पेड़ कलेक्टिवली फॉर्म में बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर। द सहारा डिजर्ट हैज वेजिटेशन सच एज कैक्टस, डेट पाम एंड एकेशिया, ये नाम है वहाँ की वनस्पतियों के। इन सम प्लेस देयर आर ओसेस वेयर वन कैन सी ग्रीन आइसलैंड विद डेट पाम्स। अब आते हैं फौना पे। तो द एनिमल्स फाउंड इन द सहारा डिजर्ट आर कैमल्स, हाइनस, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, सेवरल वेराइटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड। ये सब वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसको आप याद कर लेंगे। आगे देखिए, व्हाट आर द फॉलोइंग पीपल डूइंग एट द एरोड क्लॉथ मार्केट। ये आपका चैप्टर यहाँ पे चेंज हो गया। मर्चेंट वीवर्स एक्सपोर्ट असर्ट इन द मार्केट से लिया गया है। सबसे पहले देखिए मर्चेंट क्या है। दे सप्लाई क्लॉथ ऑन द ऑर्डर टू गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री। They purchase the yarn and give instructions to the weavers about the kind of cloth that is to be made। ठीक है, ये किसका काम है, तो मर्चेंट का। ये बेचते हैं और इंस्ट्रक्शंस देखे हैं वीवर्स को। अब वीवर्स कौन होते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, बनाते हैं। दे मेड क्लॉथ विथ ब्रिंग दिस इज एरोड क्लॉथ मार्केट फॉर सेल। दे आल्सो मेक क्लॉथ ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। इनसे ऑर्डर लेते हैं और कपड़े को बुनने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्टर्स, क्या होते हैं, तो दे यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट टू एक्सपोर्ट देम टू फॉरेन वायर्स। ठीक है, फॉरेन कंट्री में भेजने का, एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला एक्सपोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इन व्हाट वेज आर वीवर्स डिपेंडेंट ऑन क्लोथ मर्चेंट। जो कपड़े बुनने वाले हैं वो मर्चेंट पे कैसे डिपेंडेंट हैं। तो देखिए ये इनको रॉ मटेरियल ला के देते हैं। जो मर्चेंट है वो पूरा मटेरियल ला के इनको देता है, फिर ये कपड़े को बुनते बनाते हैं और इसी को वापस कर देते हैं या आगे जाके इसको सेल कर देता है। तो वीवर्स आर डिपेंडेंट ऑन क्लॉथ मर्चेंट फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट, है ना। इसके पास ना तो देखो रॉ मटेरियल है ना बेचने के लिए मार्केट है। तो ये मार्केट और रॉ मटेरियल दोनों लाता है। ये क्या करता है कि रॉ मटेरियल आएगा, इसको देगा, कहेगा ऐसी एक शर्ट बना के दो, ये इसको शर्ट बना के वापस कर देगा और ये इसको ले जाके मार्केट में बेच देगा। आगे देखिए, वेयर डू यू थिंक लार्ज फार्मर्स वुड सेल देयर कॉटन, हाउ इज देयर सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम स्वप्ना। ये आपको एक दिया गया है, उसमें चैप्टर में जिनने पढ़ा होगा समझ गए होंगे। तो इसका आंसर देखिए, लार्ज फार्मर वुड सेल देयर कॉटन इन द मार्केट। कैसे बेचते हैं, देयर सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्वप्ना। जो स्वप्ना एक दिया गया उससे डिफरेंट है। अनलाइक स्वप्ना दे ग्रू कॉटन ऑन देयर ओन एंड देयरफॉर दे आर फ्री टू सेल देम एनीवेयर दे विश। अब इसमें पूछा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए ये दूसरे की जमीन पे उगा रहा था, पर यहाँ पे जो फार्मर्स हैं बड़े, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स अपने, ये छोटा फार्मर्स था
इसके पास खुद की जमीन नहीं थी। बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जमीन पे कॉटन उगाते हैं और जिसको मर्जी चाहे उसको बेच देते हैं। डिड स्वप्ना गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन, जो स्वप्ना था उसमें वो क्या फेयर प्राइस पाता है जो उसने कॉटन उगाया इसका, तो नहीं। नो, स्वप्ना डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन, द लोकल ट्रेडर्स पेड हर लो प्राइस, जो लोकल ट्रेडर्स थे उसको कम पैसे देते थे। वाई डिड द ट्रेडर्स पे स्वप्ना लो प्राइस, क्यों देते थे कम पैसे, तो द ट्रेडर्स हैड लैंड स्वप्ना मनी एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन ऑन अ कंडीशन दैट शी वुड सेल ऑल हर द कॉटन टू हिम। दस स्वप्ना वाज इन हिज ग्रिप, द ट्रेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड पेड हर अ लो प्राइस। है ना, कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से पहले से ही वो पैसे ले लेता था, इसलिए उसे कम उसमें बेचना पड़ता था। तो ये कुछ शॉर्ट आंसर थे जो 4 चैप्टर आपके बताए गए हैं, उस चैप्टर में से मैंने लेके बनाए हैं। यहाँ पे एक लद्दाख डिजर्ट वाला क्वेश्चन मैं ऐड नहीं कर पाया, आप लोग उसको एक बार देख लेना। तो लद्दाख डिजर्ट का भी हमारे उसमें दिया गया है ना चैप्टर में, तो लद्दाख डिजर्ट से भी आपसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी आप एक क्वेश्चन है उसको देख लेना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा और उससे नेक्स्ट में स्टोरी और मैप, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो जाएगी। थैंक यू वेरी